सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर ब्रिटिश लिटरेचर सीरीज। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट मॉडर्न एज। मॉडर्न एज कम्स एग्जैक्टली आफ्टर योर विक्टोरियन एज। हम लोग ने जितनी भी चीजें विक्टोरियन एज में पढ़ी थी वो अब कंटिन्यू होंगी या फिर कहेंगे कि कनेक्ट करेंगी आपकी मॉडर्न एज में। वी आर गोइंग टू सी द सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस दैट हैपेंड इन द मॉडर्न एज। इन दोनों ही चेंजेस ने किस तरीके से हमारे लिटरेचर को इफेक्ट किया, कौन कौन से नए जॉनरास निकल के आए हमारे लिटरेचर में, वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। कौन से राइटर्स इंपॉर्टेंट है हमारे मॉडर्न एज में, प्लस ऑल द रिलेटेड पीवाईक्यूज पास्ट पेपर से मैं लेके आई हूं ताकि आपको एक कंप्लीट प्रैक्टिस मिले। एक एज को अगर आप डील करें सो यू ऑल्सो कम टू नो कि अच्छा इसमें से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो ऑन दैट नोट लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। सो मॉडर्न एज का टाइम स्पेन है आपका 1900 टू 1950 एंड ये जो आपकी एज है इज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। नंबर वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोग को याद रखनी है कि आपका जो मॉडर्न एज है इज लार्जली इफेक्टेड बाय द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। आपका वर्ल्ड वॉर वन बेटा स्टार्ट हो गया था 1914 से एंड आपका 1918 तक चला था। देन इसके खत्म होने के बाद आपके वॉर्स खत्म नहीं हो गए थे, काफी सारे बीच में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर्स चल रहे थे एंड इसी एज में अगेन आपका आ जाता है 1939 से 45 तक आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। तो यू इमेजिन कि आप अब एक ऐसी एज को पढ़ने जा रहे हो जो लार्जली इफेक्टेड थी आपके वॉर से। ऑल द टाइम वहां पे वॉर चल रहे थे, तो आप खुद इमेजिन करिए कि वहां के सिटीजन्स का, वहां के गवर्नमेंट का एंड वहां के जो लिटरेचर लिखने वाले जो राइटर्स है उनका क्या आउटलुक होता होगा, वो हम लोग आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। तो वर्ल्ड वॉर वन के इफेक्ट के बाद आपका जो मॉडर्न मैन था उसका जो कैरेक्टराइजेशन था वो क्या था कि वो एक डिपार्चर ले लेता है फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉर्म्स एंड स्टाइल्स। जैसे ही शब्द से हम लोग कहते हैं, हमारे माँ बाप कहते हैं ना कि अरे ये तो मॉडर्न लोग हैं, ये हमारे संस्कार कहाँ मानेंगे, ये हमारी जो बातें हैं पुराने इतने टाइम से चली आ रही है ये लोग कहाँ मानेंगे। तो आपके लिटरेचर में भी बेटा सेम यही चीज है कि आपके जितने मॉडर्न राइटर्स थे वो आपके ट्रेडिशनल टाइप ऑफ लिटरेचर को फॉलो करना नहीं पसंद कर रहे थे कि रूल्स को फॉलो करो, आपको ड्रामा लिखना है तो ऐसे ही लिखना है, नॉवल है तो इसमें ऐसा ऐसा ही होना चाहिए, कुछ भी नहीं। वी बिलोंग टू द मॉडर्न एज। वी नो कि हमारे आजकल की सोसाइटी में कितनी बर्बादी चल रही है। वी नो व्हाट टू पोर्ट्रे। तो आपका जो मॉडर्न एज है ना बेटा उसने रियलिज्म एंड इन सारी चीजों से बिल्कुल छुटकारा ले लिया था एंड ये बिल्कुल अलग टाइप ऑफ लिटरेचर लिखना पसंद कर रहे थे। ठीक है। एंड जहां लिटरेचर की बात आती है तो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं आपके नैरेटिव से। आपको आगे पता चलेगा कि ये किस किस टाइप के नैरेटिव्स एंड किस टाइप का लिटरेचर लिखना पसंद करते थे। फॉर द फर्स्ट टाइम आपके मॉडर्न एज में नए तरीके का लिटरेचर हम लोग को देखने को मिला जो फ्रैगमेंटेड था, जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को लेके आता था एंड पुराने वाले जितना लिटरेचर हम लोग अभी तक विक्टोरियन एज तक पढ़ते आए हैं उससे बिल्कुल अलग था। ठीक है। देन आपका फोकस होता है ऑन इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। अब आपके दिमाग में जरूर ये बात आएगी अगर आप मेरी एक एक वीडियो को देख चुके हैं या फिर आपने उसको बिल्कुल सीरीज में पढ़ा है कि मैम आपने नियो क्लासिकल एज में भी कहा था कि देयर वाज अ फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म। देन आपने रोमांटिक एज में भी बोला था कि मैम कि देयर इज अ फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म। अब आप मॉडर्न एज में भी यही बात कह रही हैं। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि नियो क्लासिकल एज में आपका जो इंडिविजुअलिज्म था वो साइंटिफिक टेम्परामेंट का था। मतलब लोग अपनी शक्तियों को, अपनी कैपेबिलिटीज को एंड अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट को पहचान रहे थे। तो आपकी एज ऑफ रीजन में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो रहा था। रोमांटिक एज में आते आते वो अपने इमोशनल टेम्परामेंट को फील करने लगते हैं एंड ये जानने लगते हैं कि एक इंसान के अंदर इमोशंस भी होते हैं जो उसकी क्रिएटिविटी को जन्म देते हैं, जो उसके इमेजिनेशन को जन्म देते हैं। तो उस पे आपके रोमांटिक एरा में फोकस होने लगा। यहां पे जब आपको हर तरफ बर्बादी दिखाई देती है, लोग मरते हुए दिखाई दे रहे हैं, देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑल अराउंड, तो आपके अंदर एक एग्जिस्टेंशियलिज्म टाइप ऑफ फीलिंग आ जाती है कि मैं यहाँ क्यों हूं, मेरा इस धरती पे पर्पस क्या है, ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं चारों तरफ बर्बादी देख रहा हूं। तो आपके अंदर की जो सोल बिल्कुल झकझोर दी गई है आपके वॉर्स की वजह से, उस पे अब आपके मॉडर्न एज पे पूरा ध्यान चला गया था। तब यहां लिखा हुआ है कि आपकी जो अंदर की कॉन्शियसनेस होती है,
अब आपका फोकस मॉडर्न एज में वहां चला गया था। आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो ये छोटी छोटी बातें आपको जरूर से पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड वॉर्स एंड देयर इम्पैक्ट। हम लोग मॉडर्न एज के बारे में जब भी बात करेंगे, आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ें ऐसा, तो याद रखिएगा कि इन राइटर्स और इस टाइम के लोगों के ऊपर वॉर का एक बहुत गहरा असर था, ठीक है। असर होने की वजह से ये लोग ट्रॉमा झेलते थे एंड डिसल्यूशमेंट फील करते थे, जो आपका वॉर के बाद आता है, एंड उसका बहुत ही गहरा असर इनके दिमाग पे और इनकी राइटिंग्स पे पड़ता था। क्या इन पे असर पड़ता था कि ये हमेशा डरे हुए से रहते थे। देन आपकी एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्वेश्चंस को अपने आप से पूछा करते थे, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कौन हूं, मैं इस धरती पे क्या कर रहा हूं। व्हेन यू सी ऑल डिस्ट्रक्शन अराउंड यू, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पैलेस्टीनियंस विक्टिम्स एंड दोज हु आर स्ट्रगलिंग ओवर देयर, आप सोच के देखो एक बार कि जिस जगह पे वो लोग जी रहे हैं, उनके ऊपर बॉम्ब्स गिर रहे हैं, वो अपने अपने लोगों की लाशें बिछते हुए देख रहे हैं, अपने बच्चों को हाथ में उठा के पूरे खून से लथपथ। तो आप खुद सोचो कि वो कैसा सवाल अपने आप से पूछते होंगे, या वो क्या फील करते होंगे, हमेशा डरे हुए से रहते होंगे कि अगले पल में क्या हो जाए। देन अपने आप की एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करते होंगे कि भगवान ने मुझे क्या ये देखने इस धरती पे भेजा है। एंड जब ये सारी चीजें एक इंसान देखता है, तो सबसे पहले जो चीज होती है कि आप एक ब्रेक ले लेते हो ट्रेडिशनल वैल्यूज से। ट्रेडिशनल वैल्यूज क्या होती हैं? जो हमारे बड़े बूढ़े हम लोग को स्टार्टिंग से बता के आते हैं कि भैया सुबह उठना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, अच्छा आज ये फेस्टिवल है, इसको इस तरीके से ही मनाना चाहिए। जब आप अपने चारों तरफ इतनी बर्बादी देखते हो, तो इन सब चीजों के कोई मायने ही नहीं आपके अंदर रह जाते हैं। आप लोग इसको फील करके देखना, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। नाउ ये वॉर के इफेक्ट्स एंड वॉर को देखने की वजह से एक नया जॉनरा जो आपके मॉडर्न एरा में निकल के आता है, एंड इससे बेटा आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जॉनरा विच इज मोस्ट फेमस इन मॉडर्न एरा इज नोन एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे हम लोग एक नॉर्मल मूवी देखते हैं या एक नॉर्मल नॉवल को पढ़ते हैं, जिसमें एक कैरेक्टर होता है, वो काम करता है, देन बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उसको दिखाया जाता है। यहाँ पे अगर आप एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाली नॉवल पढ़ रहे हो, तो आप उस इंसान के जीवन में क्या चल रहा है उसको नहीं पढ़ोगे, आप ये पढ़ोगे कि उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी यादों में आपकी नॉवल आपको ले जाती है, उसके चाइल्डहुड हॉरर्स को दिखाती है। देन उसके साथ अगर कुछ बुरा हुआ होता है, तो वो उसकी मेमोरी के जरिए उसको जो याद आता है वो हम लोग को दिखाया जाता है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बेटा इस टाइम के राइटर्स बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया करते थे। वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, ये सब लोग बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल हैं आपके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के, जो एक कैरेक्टर के बेटा इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स, जो वो अंदर फील कर रहा है, उसको दिखाने का काम करते थे। एंड इस बात को समझना, आप जब सपने देखते हो या फिर किसी चीज को याद कर रहे होते हो, तो खुद से बताना क्या वो एक प्रॉपर लीनियर ऑर्डर में होती है कि हाँ मैं पहले वो याद करूंगी, मैं पहले ये याद करूंगी एंड तीसरे में वो याद करूंगी। ऐसा नहीं होता। याद तो, मेमोरी तो एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी टाइम पे कहीं पे भी लेके जा सकती है। अचानक से आपको अपना बचपन याद आ सकता है, या फिर आपके साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो वो आपको याद आ सकता है। ये होता है नॉन लीनियर, मतलब ये एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लगा होता है। तो आपकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो किसी की यादें और फीलिंग्स सिखाती हैं बेटा, वो फ्लूइड होती हैं, पानी की तरह होती हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं, जो एग्जैक्टली शो करती हैं आपकी ह्यूमन कॉन्शियसनेस। आई होप आप लोग को एग्जांपल के जरिए समझ में आ गया होगा। देन आपका फ्रैगमेंटेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में जो मैंने जो बात की है, वही चीज है कि आपको मॉडर्न एरा में बेटा फ्रैगमेंटेड नैरेटिव्स दिखाई देंगे। हम लोग जैसे एक मूवी देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि एक छोटा बच्चा था, फिर उसकी माँ ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, तो वो स्कूल गया, फिर वो और बड़ा हुआ तो वो कॉलेज जाता है, कॉलेज जाने के बाद फिर उसकी शादी होती है, फिर वो खुद एक पेरेंट बन जाता है, अपने बच्चे को पालता है, फिर बुढ़ापे में वो अपना जो क्या कहते हैं छोटापन है, चाइल्डहुड है, उसको याद करता है। तो ये एक लीनियर स्टोरी है, आपको कहानी एक दूसरे से स्ट्रक्चर्ड इन ऑर्डर वे में दिखाई देगी। लेकिन आपका जो फ्रैगमेंटेड स्टाइल होती है ना बेटा, वो नॉन लीनियर होती है। अच्छा, आपकी जो मूवी होगी, स्टार्ट होगी कि भैया एक सड़क पे
एक गुंडा है वो लड़ रहा है, फिर उसके दिमाग में पीछे लेके चले जाएंगे कि भाई उसके साथ बचपन में ऐसा क्या हुआ था कि वो गुंडा बन गया, फिर अचानक से उसके फ्यूचर में ले जाएंगे कि अब वो एक अच्छा जीवन जी रहा है, वो एक मॉरल इंसान बन गया है। तो ये कहानी लीनियर वाइज नहीं चल रही है, नॉन लीनियर है। एंड मॉडर्न एज में या फिर आजकल की आप मूवीज उठा के देखोगे ना तो आपकी नॉन स्ट्रक्चर्ड ही होती हैं। एंड ये जो आपका स्टाइल था वो आपका मॉडर्न एरा में मतलब चलने लगा था। एंड दिस वाज द एक्सपेरिमेंट दैट द मॉडर्न एरा नॉवेलिस्ट वर फॉलोइंग। समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि नॉन लीनियर के साथ साथ आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स दिखाई देते हैं। आप किसी पुरानी नॉवल को उठा के देखिए तो एक कैरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू पूरी नॉवल में दिखाया जाएगा, लेकिन अगर आप मॉडर्न एरा की किसी नॉवल को उठा के देखेंगे तो हर कैरेक्टर के दिमाग में जो चल रहा है वो दिखाया जाएगा। वर्जीनिया वुल्फ का जो टू द लाइट हाउस है, आपकी जो मेन कैरेक्टर है वो क्या सोच रही हैं वो भी दिखाया गया है, उनके फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहानी को दिखाया गया है, देन उनके बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहानी को दिखाया गया है। तो मॉडर्न एरा की जो कहानियां होती है ना वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को इन्वॉल्व करती हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। डिस्टोपियन एंड सटायरिकल लिटरेचर, हम लोग ने यूटोपिया पढ़ा हुआ है। यूटोपिया एक ऐसी आइडियल जगह होती है जहां पे सब कुछ अच्छा होता है एंड हम लोग बिलीव करते हैं कि ऐसा ही दुनिया होनी चाहिए। डिस्टोपिक नॉवल एक ऐसा टाइप का जॉनरा है जहां पे हर जगह पाप है, इनजस्टिस है एंड जबरदस्ती आपके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, डिक्टेटरशिप है, किसी को भी कोई चीज सही नहीं मिल रही है। ये एक डिस्टोपिक नॉवल होती है। अब क्योंकि आपके राइटर्स हर जगह बर्बादी देख रहे थे एंड वो देख रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप की टुवर्ड्स जा रही है एंड हर एक इंसान हेल्पलेस हो चुका है, तो वो एक डिस्टोपियन टाइप के नॉवेल्स लिखने लगते हैं। एंड इसका बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है आपके जॉर्ज ऑरवेल का 1984। आई एम श्योर आप लोग ने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार उठा के देखना या उसकी समरी पढ़ना, तो आपको समझ में आएगा कि कैसा बिग बॉस टाइप का ये लोग बिग ब्रदर टाइप का एक सिनेरियो बनाते हैं जहां पे गवर्नमेंट आपको ऑल द टाइम वॉच कर रही है। आप अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आपको भाई मरवा दिया जाएगा। तो ये एक ऐसी दुनिया की कल्पना करके हम लोग को दिखाते हैं जहां पे हमारे हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं, पूरा कंट्रोल हमारे ऊपर वालों के हाथों में चला जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ही साथ सटायर करते हैं ये लोग इन्हीं नॉवेल्स के जरिए कि हमारी सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स अब एक ऐसी राह में जाने वाली है जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ पाप दिखाई देगा। तो अपनी सटायरिकल नॉवेल्स के जरिए वो लोग ये चीजें दिखाते हैं। ठीक है, कल्चर एंड सोशल क्रिटिक आपका उस टाइम का जो, अब जाहिर सी बात है कि ये लोग किसी भी चीज को सही नहीं मान रहे हैं जो आपकी सोसाइटी में हो रहे हैं, तो उसका क्रिटिसिज्म तो ये लोग करेंगे ही। तो आपके जो ऑथर्स होते थे ना बेटा इस टाइम के, वो बहुत ही एलियनेटेड फील करते थे, वो डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स दिखाते थे आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन के। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था विक्टोरियन एरा में कि आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फुल ब्लूम में था, लोग बहुत बुरी तरीके से आपके कंज्यूमरिज्म की तरफ जा रहे थे। एंड अगर आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो जो लोग इस चीजों को, आपके नए कपड़ों को, नई मूवीज को, नए ट्रेंड्स को प्रोड्यूस कर रहा है वो अमीर होते चले जाएंगे। जो अमीर और अमीर होता जा रहा है वो एक्सप्लॉइट करेगा अपने से नीचे के लोगों को, चाहे वो चाहते हो, चाहे फोर्सफुली, चाहे फिर उनकी मर्जी से। तो ये जो एक इफेक्ट था पॉवर्टी लाइन एंड और भी बहुत सारी डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स, ये सारी चीजें इनके लिटरेचर में अब आने लगी थी, जो जिसका ये क्रिटिसिज्म करते हैं और अपनी नॉवेल्स में दिखाते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। सिंबॉलिज्म एंड इमेजिज्म, ये दो मूवमेंट थे बेटा जो आपके मॉडर्न एज में चले थे। एक आपका अर्ली 19 टू 20th सेंचुरी में आता है एंड दूसरा आपका मिड 20th सेंचुरी में आता है। बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है सिंबॉलिज्म एंड इमेजिज्म को अगर दोनों आसपास रख दो तो समझने में। सिंपल सी एक बात समझना, सिंबॉलिज्म जो होता है वो आपका हिडन मीनिंग दिखाने की कोशिश करता है। अगर इस पॉइंट को याद रख लोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे। हिडन मीनिंग मतलब अगर एक फूल दिखाया तो उस फूल के जरिए वो किसी और चीज को सिंबलाइज कर रहा है, कोई छुपा हुआ मीनिंग है जो वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। बेस्ट एग्जांपल है इसका W.B. Yeats, जो एक बहुत बड़े सिंबॉलिस्ट माने जाते हैं। उनकी अगर पोएट्री उठा के देखोगे तो कैसे वो दिखाते हैं कि ओल्ड एज की तरफ वो जा रहे हैं एंड आजकल के जो यंग जनरेशन है वो कैसे खुश हैं, वो मजे कर रहे हैं, लेकिन जो एक ओल्ड व्यक्ति है अब उसकी एक नई सिटी में बिल्कुल जगह नहीं है। तो ये सब मॉन्यूमेंट के जरिए, एक टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, ये जो उनकी लाइन है, इसके जरिए वो ओल्ड एज को सिंबलाइज करते हैं। तो हिडन मीनिंग दिखाते हैं, डायरेक्टली नहीं कहते हैं। लेकिन आप अगर इमेजिज्म को जानने की कोशिश करेंगे तो ये
क्लियर होता है, बहुत प्रिसाइज होता है, कोई हिडिंग मीनिंग नहीं होती है। टीएस इलियट, एजरा पाउंड, वेस्टलैंड उठा के आप देखेंगे तो जो भी इन्होंने एलिमेंट्स यूज किए हैं वो डायरेक्टली हम लोग को वो चीजें दिखाते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल हर जगह वॉर हो रहा है, धरती हमारी बंजर हो गई है, खून दिखाई दे रहा है हम लोग को, एंड लोगों की हालत एक दूसरे से विश्वास उठ गया है लोगों का। तो ये इमेजिज्म कहलाती है, जो अगर किसी चीज को दिखाना चाहती है तो वो डायरेक्ट दिखाती है, लेकिन सिंबोलिज्म आपको हिडन मल्टीपल मीनिंग्स दिखाती है। ठीक है, क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ेंगे। एग्जिस्टेंशियलिज्म आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। जीन पॉल सार्टर एंड हमारे एल्बर्ट केमस ये इसके प्रोपोनेंट्स माने जाते हैं। एंड अगर आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म अच्छे से समझना है तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है थिएटर ऑफ एब्सर्ड की, जो आपके पोस्ट मॉडर्न एज का मेन जॉनरा माना जाता है। उसके अंदर मैंने एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है उसको भी डिस्कस किया है, एंड निहाइलिज्म क्या है जो आपकी मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न थीम्स है, उसको आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म का अगर हम लोग बात करें तो आप अपनी एग्जिस्टेंस को क्या करते हो, सवाल करने लगते हो कि भाई मैं कौन हूं, मैं इस धरती पे कैसे आया, मैं इतना पाप देखने आया हूं, या फिर मेरी ही वजह से ये पाप हो रहे हैं, मैं जो कंज्यूम कर रहा हूं मुझे और चाहिए, जो ग्रीडीनेस मेरे अंदर आ चुकी है जिसकी वजह से इस पूरी दुनिया में एक जमीन के टुकड़े को लेके लाखों लोगों को मार दिया जा रहा है। तो ये सारे सवाल आपके अंदर आने लगते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ एम्पायर्स। जब हम एम्पायर्स की बात करते हैं तो आपने अगर मेरा विक्टोरियन एज वाला वीडियो देखा है तो आपको याद होगा मैंने वहां बताया था कि ये ओवरलैप करता है विथ योर ब्रिटिश एम्पायर्स। आप सबको पता है कि ब्रिटिशर्स काफी सारे दुनिया में, मतलब पूरी ही दुनिया में वो लोग अपना क्या कर रहे थे, कॉलोनीज बना रहे थे। तो वो तब स्टार्ट हुआ था, एंड अब आपके 100 साल ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं, एक सेंचुरी पूरी खत्म होने को आई है। तो आपकी जितनी भी जगहों पे उन्होंने अपना राज किया था वो धीरे धीरे अंत की तरफ आ रहा था। तो जब आपके काफी सारे ये चीजें सुनने को मिलती थी कि भैया आपके ब्रिटिशर्स को भगाया जा रहा है, या फिर बहुत सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं, जैसे हम लोग के इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, देन साइमन गो बैक एंड ये ऑल दीज थिंग्स, तो ये सारी बातें इन लोग को, ब्रिटिशर्स को भी पता लगती थी। तो उससे भी ये लोग इन्फ्लुएंस होके अपने वर्क में वर्क्स लिखा करते थे। रुडयार्ड किपलिंग इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ एम्पायर्स एंड द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड लिटरेचर। डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हो गया था, लोगों ने भगाना शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स को अपने देश से, उनको फ्रीडम मिलता जा रहा था। ये जब बातें आपके ब्रिटिशर्स तक पहुंच रही थी तो जो इम्पैक्ट ऑफ इंपीरियलिज्म है इस टॉपिक को भी उठा के वो लोग वर्क्स अपने लिखने लगे थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे इस एज के कुछ ओनली इंपॉर्टेंट राइटर्स के नेम। नाउ आपके मॉडर्न एज के जो राइटर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सारे हैं। ड्रामेटिस्ट हैं, आपके नॉवेलिस्ट हैं, देन आपके प्रोज राइटर्स हैं एंड आपके पोएट्स हैं। ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर की है, जहां पे आपको टोटल लिस्ट मिलेगी एंड एक एक राइटर का मैंने इंपॉर्टेंट वर्क्स भी बताया है। जो बच्चा इसको अपनी तैयारी के टाइम पे देख रहा है तो अगर इस वीडियो को देख लेता है तो उसका सारा काम बन जाएगा, उसको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मुझे अब क्या पढ़ना है मॉडर्न एज में। तो जरूर से आप इस वीडियो को समझने के बाद कि मॉडर्न एज क्या है, इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आप बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएंगे मॉडर्न एज से। ठीक है, जेम्स जॉयस की अगर हम लोग बात करें तो ही इज अ वेरी वेरी इनोवेटिव काइंड ऑफ राइटर, जो अपनी नॉवेल्स को बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा करते थे। जेम्स जॉयस ने कहा था कि मेरी नॉवेल्स को समझने में लोगों को बहुत टाइम लगेगा, एंड इट इज इंडीड। आप इनकी नॉवेल्स को उठाओ तो आपको एक बार में तो इनकी नॉवेल समझ में आएगी ही नहीं, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी से लिखी हुई है। इनकी फेमस जो नॉवेल्स हैं, यूलिसिस एंड अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, दोनों से ही आपका यूजीसी नेट बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछता है, लाइन उठा के दे देगा, प्लॉट में से क्वेश्चंस पूछेगा, कैरेक्टर पूछेगा, वो कैरेक्टर उस टाइम पे कहां जा रहा था वो आपको बताना पड़ेगा। इसके लिए आपको डिटेल में पढ़ाई करनी पड़ेगी इनके कुछ वर्क्स की, जो अगेन मैंने उस वीडियो में मेंशन किया है, जरूर से उसको जाके देखो। वर्जीनिया वुल्फ, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई लिटरेचर का स्टूडेंट इनको ना जाने। ब्लूम्सबरी ग्रुप की ये की फिगर रही हैं, इनके काफी सारे वर्क्स हैं बेटा जो इंपॉर्टेंट है। मिसेस डैलोवे, टू द लाइट हाउस, ऑरलैंडो है, मिसेस ब्राउन एंड मिस्टर बेनेट हैं। देन इनके और भी बहुत सारे एसेज हैं, क्रिटिकल वर्क्स हैं जो हर बच्चे को आना चाहिए। अगेन द इंटायर लिस्ट आई हैव गिवन इन दैट वीडियो, उसको जरूर से जाके देख लीजिएगा। मतलब इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप देख लेते हो तो आपको खुद फील होगा कि यार मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे परेशान होने की नीड नहीं है। ठीक है,
टीएस इलियट मॉडर्न एज के आप बोल सकते हैं अमिताभ बच्चन हैं। अगर आप मॉडर्न एज पढ़ रहे हैं एंड यू डिड नॉट स्टडी टीएस इलियट, कंसिडर कि आपने मॉडर्न एज पढ़ा ही नहीं। इनके कई सारे वर्क्स हैं, वेस्टलैंड, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक, देन इनके कई सारे प्लेस हैं बेटा, मर्डर इन द कैथीड्रल है, देन और भी बहुत सारे इनके प्लेस हैं जो आपको क्रोनोलॉजी वाइज, डेट वाइज, देन कैरेक्टर वाइज, प्लॉट लाइन वाइज पता होने चाहिए, ठीक है। विलियम फॉल्कनर है, अगेन ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को अप्लाई करते हैं। द साउंड एंड द फ्यूरी इज अ ब्यूटीफुल वर्क, आपको जरूर से पढ़ना चाहिए। विद दैट वी हैव कम टू एन एंड। अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आप लोग कॉन्फिडेंट होके जाओ इस वीडियो के बाद कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो अगर मैं तैयारी करूं तो मुझे इस तरीके से तैयारी अपनी करनी चाहिए, ठीक है। द वेरी लास्ट पैसेज of a novel is given below, identify the novel। आपको एक नॉवल का बिल्कुल आखिरी पैसेज दिया हुआ है, आपको पहचानना है। तो ये है आपके जेम्स जॉइस का पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ये क्वेश्चन उसी से बनेगा जिसने मॉडर्न एज के मेजर वर्क्स को बेटा पढ़ा होगा। ध्यान देना, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपके किसी माइनर नॉवल से उठा के नहीं भेजेंगे कि कोई एक ऐसा नॉवलिस्ट जो जिसको आप बिल्कुल जानते ही नहीं हो उसकी नॉवल का आखिरी लाइन दे दी, भाई उसको कौन पढ़ के ही जाता है। लेकिन ये मेजर वर्क है आपके मॉडर्न एज का, इट इज एक्सपेक्टेड कि बच्चा इसको जरूर से पढ़ के आया ही होगा। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। वर्जीनिया वुल्फ की जो ऑर्लैंडो है वो ओपन होती है 1588 में, एंड ऑर्लैंडो जो उनका कैरेक्टर है, अ 16-year-old बॉय राइट्स अ पोएम कॉल्ड। देखो कितना डिटेल्ड क्वेश्चन है कि ऑर्लैंडो, इनकी जो कहानी है वो स्टार्ट होती है जहां पे ऐसा ऐसा हो रहा है। वो जो बच्चा है वो एक पोएम लिखता है, पूछा है कौन सी पोएम, उसकी पोएम का टाइटल भी बताओ। ये क्वेश्चन उसी से बनेगा जिसने बेटा बहुत डिटेल में पढ़ाई की होगी। सो इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो जाता है कि मुझे कौन से राइटर के कौन से वर्क को कितनी डिटेल में जाके पढ़ना है। अब जो काम बचेगा वो सिर्फ इतना होगा कि आपको वो जाके पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स बाय शेक्सपियर इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन मिसेस डैलोवे। मिसेस डैलोवे में बार बार वो एक लाइन बोलती हैं, फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेजेस, ठीक है। आपकी ये जो लाइन है ली गई है आपके शेक्सपियर की एक प्ले से जिसका नाम है सिम्बलीन। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये लाइन बार बार इस नॉवल में कौन बोलता है। आपको अगर सर्च भी करना पड़े बेटा तो उसको सर्च करके आप नीचे कमेंट में लिखिए। उससे ये मत समझिएगा कि मेरा कोई फायदा होगा, अगर आप उसको सर्च करके लिखते हो तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। एंड एनी स्टूडेंट हु कम्स बाय दैट कमेंट, वो उसको पढ़ेगा तो उसको भी लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे जरूर से बताना कि ये जो लाइन है वो शेक्सपियर के सिम्बलीन से ली गई है, ये लाइन बार बार कौन बोलता है आपके इस नॉवल में, ठीक है। ड्यूरिंग द राज, राज मतलब कि जो ब्रिटिश राज, the British viewed their rule in terms of the thankless duty to uplift the downtrodden and inculcate order into the Oriental minds. The mission to civilize silent peoples of the East was a burden imposed upon them by their destiny. Oh my God! रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं अपनी इस वर्क में द वाइट मैन्स बर्डन की जो 100 साल ब्रिटिशर्स ने राज किया, बिल्कुल इंडियंस ने उनको थैंक नहीं किया कि उन गवारों को हम लोग ने पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया एंड उनको इतना हम लोग ने चीजें सिखाई, सिविलाइज किया उन बारबेरियंस, इन गवार लोगों को, एंड ये तो हमारे कंधों पे बिल्कुल बोझ था। ऐसा लिखते हैं आपके रुडयार्ड किपलिंग फॉर द ओरिएंटलिस्ट। मतलब ईस्टर्न सोसाइटी के बारे में आपके जो रुडयार्ड किपलिंग है वो कुछ ऐसा सोचा करते थे कि ब्रिटिशर्स को बिल्कुल थैंक ही नहीं किया इन्होंने, एंड 100 साल उनको राज करके इतना अच्छा कुछ सिखाया। तो आपके इस बात को समझना कि बहुत सारे ऐसे राइटर्स आते हैं मॉडर्न एज में जो कहते हैं कि भैया ब्रिटिश जो इंपीरियल सिस्टम था, जो कॉलोनीज थी, बिल्कुल गलत था, आपको किसी के देश पे जाके राज नहीं करना चाहिए था इस तरीके से। बट देन बहुत सारे ऐसे राइटर्स हुए बेटा जिसने इस पर्टिकुलर पॉइंट को जस्टिफाई किया है कि हाँ भाई अच्छा किया, उनको पढ़ा लिखा, इतने गवार लोग थे वो लोग। इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे फुल डिटेल में इन अवर पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, जहां पे हम लोग यही देखते हैं कि कॉलोनीज के बाद पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर ऐसे थीम्स बार बार हम लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अरेंज द फॉलोइंग प्लेस इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगर आप मॉडर्न एज में हो,
मॉडर्न एज के क्वेश्चंस अगर उठा के देख लेना तो आई गारंटी हूँ कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आपको दिखाई देंगे वो ऐसे क्वेश्चंस दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एरा से ही आते हैं। एंड व्हाई एम आई सो कॉन्फिडेंट इन टेलिंग यू दिस, बिकॉज मेरे सारे क्वेश्चंस एक जगह पड़े हुए हैं, मैंने सिग्रीगेट करके रखे हैं एंड एवरी डे आई गो थ्रू दैट वीडियोस एंड जैसे आपके एग्जाम होते हैं मैं वो अलग करके छाट के अलग कर देती हूँ। एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन सबसे ज्यादा इन एजेस में से ही आपसे पूछे जाते हैं। तो आप देखिए मैन एंड सुपरमैन आपका जीबी शॉ का वर्क है, लुक बैक इन एंगर आपके जॉन ऑसबॉर्न का वर्क है, देन जीएम मिलिंगटन सिंज का ये वर्क है, जॉन आर्डन का ये वर्क है। आपको इनकी डेट पता होनी चाहिए तब जाके आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, बिकॉज डेट पता होगी तभी आप इसको क्रोनोलॉजी में लगा पाएंगे। ठीक है, अरेंज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ टीएस इलियट्स फर्स्ट पब्लिश। ठीक है, आपके टीएस इलियट्स के काफी सारे एसेज आपके सामने रख दिए हैं और कहा है कि अब इनको आप लगाओ क्रोनोलॉजी में। तो टीएस इलियट इज अ मेजर राइटर, अगर आपने इनको छोड़ दिया है, इनके वर्क्स की क्रोनोलॉजी छोड़ दी है, तो भैया आप भाई अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। टीएस इलियट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, इनके तो जो काम है वो आपको ऐसे फिंगर टिप्स पे रटे हुए होने चाहिए कि जैसे आपको किसी बॉलीवुड का गाना नहीं लर्न रहता है वैसे। ठीक है, टीएस इलियट का अगेन सेम क्वेश्चन पूछा है कि इनके जितने प्लेज हैं उनको आप क्रोनोलॉजी पे लगाइए। तो भाई ये तभी हो पाएगा जब इनके सारे प्लेज की आपको डेट याद होगी बेटा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इनके ही तरह आपके W.B. Yeats पोएट्री के फील्ड में मॉडर्न एरा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर माने जाते हैं। इनके वर्क्स को बेटा अगेन पोएम्स को क्रोनोलॉजी में पूछा गया है। W.B. Yeats की जो पोएम्स हैं वो अच्छे से आप लोग को करके जानी है, बिकॉज उससे आपकी ओपनिंग लाइंस, क्लोजिंग लाइंस, मिडिल लाइंस, क्या सिंबॉलिज्म है, एक एक चीज आपसे पूछी जाती है। फिल इन द ब्लैंक्स तक इनके पोएट्री से आता है। ठीक है, तो उसको जरूर से करना। विद दैट वी हैव कम टू एन एंड। अगर आप इसी तरीके से विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन पढ़ना चाहते हो, इसी तरीके से क्वेश्चंस लगाना चाहते हो कि मिसलेनियस क्वेश्चंस ना लगा के एक ही आप एक सेक्शन के क्वेश्चंस लगाते जा रहे हो, तो मेरे इस पर्टिकुलर कोर्स को जरूर से चेक करना। यहाँ पे मैंने सारे आपके इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है उसको सिग्रीगेशन में बांट के उसके क्वेश्चंस को पूरी तरीके से सॉर्ट कर दिया है। आपको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप इस कोर्स को अगर लेते हो तो मिसलेनियस क्वेश्चंस भी लगा सकते हो, शिफ्ट वाइज, ईयर वाइज, एंड अगर आप चाहो तो सॉर्टेड क्वेश्चंस भी लगा सकते हो कि आज मेरा मन है मैं सिर्फ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के क्वेश्चंस लगाऊं, आज मेरा मन है मैं लैंग्वेज एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस लगाऊं, आज मैं पूरा ब्रिटिश लिटरेचर लगाना चाहूं, तो वो आप इस पर्टिकुलर यूनिक फीचर से कर सकते हो जो आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। तो उसको जरूर से चेकआउट करिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड विद दैट आपको मिल जाते हैं मेरे यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स जो आप लोग इंजॉय करते हैं एंड कमेंट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरी और भी बहुत सारी फ्री सर्विसेज को अवेल करना चाहते हो तो आप ज्वाइन करिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पे आपको बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 के फ्री PYQ टेस्ट सीरीज मिलते हैं मेरे ग्रुप के अंदर। देन आपको डेली बेटा पोल्स मिल जाएंगे। देन आपको हर टाइप के मेरे वीडियो का डायरेक्ट लिंक यहाँ पे मिलता है, वीडियो आया नहीं कि यहाँ पे लिंक डल जाता है। देन आपकी पेपर की हर टाइप की इंफॉर्मेशन एंड नोटिसेस आपको मैं डायरेक्ट यहाँ पे दे देती हूँ। देन आपको अगर किसी भी टॉपिक को लेके कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ बच्चों से चैट भी करती हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हूँ। तो आपको जरूर से मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कुछ भी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे मॉडर्न एज को खत्म करते हैं इस होप के साथ कि आपको मॉडर्न एज आज से पहले कभी भी इतना अच्छा नहीं समझ में आया होगा एंड आप इस वीडियो के बाद कॉन्फिडेंट होके जा रहे हो कि अब मुझे मॉडर्न एज समझ में आ गई है। आई नो कि मुझे कौन से राइटर्स को प्रिपेयर करना है एंड कैसे प्रिपेयर करना है। एंड मैंने जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री वीडियो बताई है वो आप इस वीडियो के बाद जरूर से देखने वाले हो पूरा मॉडर्न एज खत्म करने के लिए। डू लेट मी नो कि आपकी ये जर्नी ब्रिटिश लिटरेचर की कैसी रही है इस पूरी सीरीज में और आपको इस वीडियो ने कितनी ज्यादा हेल्प की है। आपके फीडबैक से मुझे मदद मिलेगी और बेटर वीडियोस बनाने की एंड मुझे ऑल्सो मोटिवेशन मिलेगा आपके ब्यूटीफुल वर्ड्स को पढ़ के। सो डू लेट मी नो योर फीडबैक, कमेंट मी डाउन बिलो। एंड अगर आप किसी और वीडियो को चाहते हो, कोई और टॉपिक है जो आपको समझना है, तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं हम लोग अगली एंड अपनी आखिरी एज में। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।